राजस्थान में वायुसेना का प्लेन क्रैश हुआ है। चुरू में रतनगढ़ में फाइटर जेट क्रैश हुआ था। तो इंतजार कर रहे हैं हम कि इस पर कुछ और अपडेट आए। एयर कमोडोर बहल साहब ने आपको बड़ा तफसील से बताया कि क्या वजह रहती है कई बार एक्सीडेंट्स के पीछे, और आमतौर पर वैसे हमने ये देखा है कि जो पायलट्स होते हैं वो सेफली इजेक्ट कर जाते हैं। जी, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब भी अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट भी आए या एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल चले जाए किसी वजह से भी, चाहे वो इंजन फेलियर हो, बर्ड हिट का केस हो या फिर पायलट एरर हो, किसी भी केस से अगर पायलट के पास टाइम है और उतनी हाइट है तो हमेशा इजेक्ट करता है, और वो 90% प्लस केसेस में इजेक्ट करता है, अनलेस वो फेटल इसलिए हुआ है कि लास्ट मिनट में उतनी जमीन के पास टाइम अवेलेबल नहीं था उसको इजेक्ट। ये देखिए कुछ और तस्वीरें आई हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाई देता इसमें, लेकिन जो जहाज गिरा उसके मलबे का कुछ हिस्सा जरूर दिखाई देता है। आग लगी हुई दिखाई दे रही है। फ्यूजलाज में आग लगी हुई अभी दिखाई दे रही है, लेकिन पूरा हिस्सा नहीं दिखाई पड़ रहा, और इससे फाइटर जहाज का भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। अदरवाइज रैकेज देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा जहाज? अगर इसके ज्यादातर पार्ट्स मिल जाएं तो इसका जो डेल्टा प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, आगे कैनार्ड लगा है कि नहीं लगा, या टेल का कैसा उसका शेप है, तो उससे देख के काफी हद तक हम बता सकते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन मिला है, अगर आप देखिए बहुत छोटा सा एक फ्यूजलाज का पोर्शन मिला है, तो इसमें कहना मुश्किल हो सकता है। जी, तो और पायलट्स का भी अपडेट हम पता कर रहे हैं। हमारे पास मतलब ट्विन पायलट वाले तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं। ज्यादातर ट्विन पायलट्स जो है ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी होते हैं, और सुखोई के अंदर 2 पायलट होते हैं। तो वो इसलिए होते हैं, एक सिस्टम ऑपरेटर होता है और एक पायलट होता है, यानी कि जो जहाज के इतने सारे सिस्टम्स है उसको एक अलग व्यक्ति जो कि पायलट नहीं भी हो सकता, पायलट भी हो सकता है और नेविगेटर भी हो सकता है, तो वो तो सिस्टम ऑपरेटर। ये कौन सा जहाज है, कितने पायलट थे, ये पता चला। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। क्या खबर मिल रही है मनीष इस क्रैश के बारे में? सर, भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, और जो इसमें टेल और जो बाकी डिटेल मिली है उसके मुताबिक प्रारंभिक जो जानकारी आ रही है वो जैगुआर्स की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और ये बताया गया था कि ये एक ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान ये टेक ऑफ हुआ था। अब से कुछ देर पहले कोई टेक्निकल स्नैग आया, उसकी जानकारी इनको मिली, और फिर उससे पहले कि ये संभल पाता इसे ये क्रैश हुआ है चुरू के पास, और अब इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। अब से कुछ देर बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा औपचारिक तौर पर इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, ऐसा हमें जो टॉप सोर्सेज हैं एयर हेडक्वार्टर में उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। सर, अब पायलट के बारे में कुछ पता चला है मनीष? सौरभ, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं, साथ में क्योंकि चुरू और उसके आसपास के एरियाज में सिविल पॉपुलेशन थी, जैसे ही ये क्रैश हुआ उसके तुरंत बाद ही वहाँ पे सभी लोग पहुंचे, और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोई पुष्टि अभी नहीं की गई है किसी भी डिटेल की, लेकिन जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उसको वेरीफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो पायलट हैं उसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। मनीष आप थोड़ी देर रुकिएगा हमारे साथ। बैल साहब, जैगुआर बताया मनीष ने और पायलट के बारे में नहीं पता है अभी। जी, जैगुआर एयरक्राफ्ट का अभी कुछ हाल ही पहले एक सीरियस एक्सीडेंट क्रैश हुआ था जिसमें पायलट की भी मौत हुई थी। एक अपडेट दे दूं मैं, आज राजस्थान में एक वॉर एक्सरसाइज, एक युद्धाभ्यास भी हो रहा है भारतीय वायुसेना का। बिल्कुल, और ये 2 दिन चलने वाला युद्ध अभ्यास 3:30 बजे शुरू होकर दूसरे दिन के रात 9:30 बजे तक बंद होने का है, और इसमें बहुत सारे प्लेन्स जो है मॉडर्न, जैसे कि रफाल, सुखोई 30, जैगुआर, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक चीज तो जो आपके एडिटर साहब ने बताई कि वो ये जहाज ट्रेनिंग सॉर्टी पे था, तो यह भी हो सकता है कि यह जहाज ट्रेनिंग सॉर्टी में दूसरे जहाजों के साथ होगा, और उसमें से एक इस जहाज में या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई होगी या फिर इसमें पायलट एरर भी हो सकता है, और उसकी वजह से यह क्रैश किया। ट्रेनिंग सॉर्टी मतलब? ट्रेनिंग सॉर्टी का मतलब है कि ये एक्सरसाइज के लिए भी हो सकती है। हाँ, और जो पायलट की ट्रेनिंग हम करते हैं, देखिए हर स्क्वाड में ऐसे पायलट होते हैं जो फुली तरह भी ट्रेन नहीं होते, और उनको भी ट्रेन किया जाता है फुली ऑपरेशन बनाने के लिए। और दूसरा, कई पायलट्स ऐसे होते हैं जो अभी 2 एयरक्राफ्ट लीडर नहीं होते, 4 एयरक्राफ्ट लीडर नहीं होते, 6 एयरक्राफ्ट लीडर नहीं होते, तो उनको हर स्टेज पे ट्रेन किया जाता है। कुछ की ट्रेनिंग इस तरीके से भी की जाती है, कुछ हवाई कॉम्बैट की ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से स्ट्राइक एलिमेंट्स की हो सकती है, तो वो अलग अलग ट्रेनिंग अलग अलग स्टेजेस पे की जाती है। और जब वो कहते हैं कि ये ट्रेनिंग कर रहा था, तो कुछ भी हो सकता है, एक नॉविस पायलट की भी ट्रेनिंग हो सकती है और एक एक्सपीरियंस पायलट की भी ट्रेनिंग हो सकती है। जी, तो खबर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। राजस्थान में चुरू में
रतनगढ़ इलाके के अंदर वायुसेना का एक जागवार जहाज क्रैश हुआ है जो कि ट्रेनिंग सॉर्टी पर था। और राजस्थान में ही आज वायुसेना की एक एक्सरसाइज भी रखी गई है। जोधपुर और बीकानेर में आज ये युद्ध अभ्यास चलेगा, 3:30 बजे शुरू होगा। वायुसेना का फाइटर जेट जागुआर था जो क्रैश हुआ है। चश्मदीद जो मौके पर हैं उन्होंने ये बताया कि उन्होंने विमान को नियंत्रण खोते हुए देखा और इसके बाद वो जमीन पर गिर गया और उस विमान के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। कई खेतों में आग लग गई है, इसका मतलब मलबा काफी बड़े इलाके के अंदर फैला हुआ है। ये घटना आज दोपहर करीब 12:40 की है। अब एक ही पायलट, दो पायलट इसका मतलब इसमें रहे होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर सिंगल पायलट भी हो सकता है, अगर ट्रेनर होगा तो 2 पायलट्स भी हो सकते हैं। अभी ये क्लैरिटी आई नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कह सकते हैं कि जैगुआर्स में पिछले कई सालों के अंदर काफी जहाज क्रैश कर चुके हैं। मेरे को एक फिगर याद आ रही है, 50 जहाज क्रैश किए थे 2020 या 22 से पहले। तो कहीं ना कहीं जैगुआर क्रैशेस इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जहाज अब काफी हद तक ओल्ड होता जा रहा है और कई ऐसे जैगुआर जहाज होंगे जिनकी 40 साल भी उम्र पूरी होती है। ये देखिए कुछ और तस्वीरें भी आई हैं, मलबे की तस्वीरें इस क्रैश के बाद की, और कुछ और हिस्से इस जहाज के जो हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। वो विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे अभी। मनीष भट्टाचार्य राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, कोई और अपडेट आपको मिला इस क्रैश के बारे में? मनीष, मेरी आवाज मिल रही है? वायुसेना का विमान बता रहे हैं जो लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, आवाज आ रही है। वायुसेना का ये विमान बताया जा रहा है। चूरू का ये गांव है राजल देसर, राजगढ़ के पास पड़ता है, वहां पर ये विमान क्रैश होने की बात बताई जा रही है। और घटनास्थल पर जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने, तमाम लोग वहां पर हैं मौके पे, जो मोबाइल से तस्वीरें जिन्होंने कैद की, उन्होंने बताया कि 2 बॉडी भी रिकवर्ड हुए, छिद विक्षिप्त अवस्था में है बॉडी, जो कई पार्ट्स अलग अलग जगह पर मिले हैं। और बहुत तेज धमाके की आवाज आई थी। एक बड़ा सा खेत है खाली सा वहां पर, और विमान के जो छोटे मोटे टुकड़े हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो अलग अलग छिटक कर गिरे हुए हैं और काफी लोगों की भीड़ जमा हुई है। आईजी जो है उनसे हमारी बातचीत हुई है। आईजी ने कंफर्म किया है कि घटना जरूर हुई है, लेकिन कौन सा विमान है, क्या है, ये उन्होंने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। तमाम पुलिस बल वहां पर रवाना हुआ है, लेकिन जो वीडियोज आए हैं और जो वहां पर मौके पे जो लोग हैं, जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि पूरी तरीके से आग के गोले की तरह से एक बहुत तेज विस्फोट की आवाज आई। पेड़ पौधे जो आसपास की जो छोटी मोटी फसल थी वो पूरी तरीके से जल गई। और अलग अलग जगह पर जब वीडियो या आसपास के जब लोग भीड़ जुटने लगी बनाने के लिए, जो वीडियो खड़े थे, तब उन्होंने देखा था कि बॉडी के तमाम जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह पर छिटके हुए मिले हैं, क्योंकि ब्लास्ट हुआ होगा तो जो बॉडी है के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग गिरे हुए हैं। तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि 2 लोगों की मौत हुई है कि नहीं, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ डेड बॉडी के जो है, बॉडी के कुछ अवशेष मिले हैं और मौके पर पुलिस बल वहां पर रवाना हुई है। अब ये बड़ी दुख की खबर है जो आप बता रहे हैं कि कम से कम एक बॉडी के अवशेष तो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता अभी कि जहाज में 1 लोग थे या 2? जी हाँ, देखिए अभी कोई पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही है। पुलिस बल जो मौके पर पहुंची है वो समझ ही नहीं पा रही है कि आखिरकार इसमें, क्योंकि ब्लास्ट बहुत तेज हुआ, आवाज़ बहुत तेज आई थी, तभी ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों से जो पूछा है और जो उनके जो वीडियोज़ हैं उसके आधार पर ही एज्यूम किया जा रहा है कि ये 2 डेड बॉडी हो सकती हैं, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि 2 हैं या 1 है, क्योंकि अलग अलग छिटके हुए हैं अवशेष बॉडी के हैं, वो अलग अलग जगहों पर खेतों में टुकड़े मिले हुए हैं और बहुत तेज गोले की तरह, आग के गोले के स्वरूप वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, आवाज आई है। और पूरा जो इलाका है वहां पर, जिस खेत में वो गिरा है वो गड्ढा हो गया और वो पूरा ब्लैक हो गया, जो मलबा है वो वहां पर पड़ा है। क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा वहां पर लोकल ग्रामीणों की वहां पर पहुंची है। रतनगढ़ का राजल देसर गांव है, वहां पर गांव का इंटीरियर इलाका है। पुलिस अभी मौके पर पहुंच रही है और आईजी, डीसी और जो कलेक्टर है सब मौके पर रवाना हुए हैं और उनके जो एयरफोर्स या अन्य सैन्य जो ऑफिशियल्स हैं उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी भी किसी स्तर पर नहीं आया है। रतनगढ़ मतलब आप थोड़ा एरिया के बारे में बताएंगे, कौन सा जिला, कहां पर? देखिए चूरू है, चूरू यहाँ से जयपुर से लगभग 350 किलोमीटर पड़ता है। चूरू का ये रतनगढ़ है, शेखावाटी इलाका है और राजल देसर गांव है। और माना जाता है कि आसपास इसके थोड़ी कुछ दूरी पर अगर सैन्य ये विमान है तो एयरफोर्स के तमाम जो विमान हैं वो फाइटर विमान उड़ते भी हैं कई बार। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ से हरियाणा से लगती हुई सीमा भी है, झुंझुनू और सीकर के पास लगता है। और ये चूरू का ये शेखावाटी इलाका है, राजल देसर
गांव, लेकिन ये जो जिस जगह पर ये घटनाक्रम हुआ है वो पूरा एक खेत है, खाली खेत, पूरा लैंड है बहुत बड़ी, वहां पर ये घटनाक्रम हुआ है। और अभी फिलहाल मौके पर बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचे हैं और पुलिस बल वहां पर पहुंच रही है। मनीष रुके हमारे साथ आप। कमरों साहब, तो ये इतना तो ये कंफर्म है बहुत ही- कि एक व्यक्ति की मौत हुई है। बहुत ही दुखद घटना है। मेरा एक ऐसा दोस्त था, विंग कमांडर अनिल मुरगई, जब उसका मिग 21 क्रैश किया और वो फील्ड्स पे गिरा तो उसके बॉडी के पीसेस भी 300 से 400 मीटर के अंदर छोटे छोटे पीसेस थे। तो कोई उठा भी नहीं रहा था उस समय, क्योंकि आसपास लोग, तो उस समय मैं हेलीकॉप्टर में वहां पहुंचा और जब मैंने उसके पीसेस उठाए तो पूरी जिंदगी जो है मेरी फ्लैशबैक कर गई। जब से स्कूल में मैं उसके साथ था, उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी में, एनडीए में ट्रेनिंग, एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग, और फिर बाद में जब वो सीओ था उस स्क्वाड्रन का जहां पे वो क्रैश हुआ, मेरे बेस में आके हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ऐसे ही वो क्रैश साइट भी लग रही थी, क्योंकि उसमें जहाज जब गिरा, आउट ऑफ कंट्रोल गिरा, इंजन फेलियर था वो टेक ऑफ के इमीडिएटली बैड। इसमें टेक ऑफ वाला रोल तो नहीं है, इसमें इंजन का भी रोल है कि नहीं है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल जहाज गिरा है, ये आपके जो संवाददाता है उन्होंने बताया था। और जब वो ऐसे क्रैश करता है तो बॉडी के पीसेस छोटे छोटे बहुत दूर तक 300 से 400 मीटर तक फैल जाते हैं। ऐसे क्या परिस्थितियां होती हैं जिसमें पायलट को इतना भी समय नहीं मिलता कि वो इजेक्ट हो जाए? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जमीन के पास वो कोई एक्सरसाइज कर, ये जैगुआर जो है डीप स्ट्राइक पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट है, ज्यादातर लो लेवल पे इसको फ्लाई किया जाता है और ये लो लेवल पे ही स्ट्राइक करता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है इवन हाई ऑल्टीट्यूड में भी या फिर नीचे भी मीडियम ऑल्टीट्यूड्स में कि जहाज आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, चाहे पायलट की गलती से या फिर कोई ऐसी टेक्निकल डिफेक्ट होती है जिसमें जहाज को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो अगर वो पायलट उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो और फिर हाइट नहीं बचती उसको इजेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो एक बार रेट ऑफ डिसेंट सेट हो जाता है कि आप कितने स्पीड से जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर इजेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके बाद वही होता है जो आपका ये क्रैश साइट पे दिख रहा है। जी देखिए, एक और तस्वीर आ रही है, इसमें काफी बड़ी आग जो है वो लगी हुई दिखाई दे रही है। और जब मनीष ने भी इस बात को बताया, मनीष भट्टाचार्य ने भी, हमारे डिफेंस एडिटर भी बता रहे थे कि जो मलबा है जहाज़ का वो भी काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है, कई खेतों में आग लगी हुई दिखाई दे रही है और एक शव, कम से कम पुष्टि की जा सकती है कि एक शव तो वहाँ पर लोगों ने देखा, लेकिन वो शव भी जो है वो भी उसके भी कई टुकड़े हो गए क्योंकि इम्पैक्ट के बाद ऐसा हुआ। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें एक पायलट था या दो पायलट थे। सौरभ जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर जो डिस्पर्शन है इतना ज्यादा है जो कि अब दिख रहा है बहुत क्लियरली, तो इसका ये मतलब भी है जहाज जब क्रैश किया है वो फ्लैट एटीट्यूड में क्रैश किया है, ना कि ऐसे। अगर ऐसे क्रैश करता है तो जमीन के अंदर चला जाता है और जो मलबा है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। लेकिन जब जहाज फ्लैट क्रैश करता है, मतलब जब आउट ऑफ कंट्रोल होके ऐसे फ्लैट क्रैश करता है, तो उसका मलबा भी बढ़ता है और जो एरिया है जहां पे बॉडी पीसेस मिलते हैं वो भी ज्यादा हो जाता है। मनीष प्रसाद फिर जुड़ गए हमारे साथ, हमारे से डिफेंस एडिटर मनीष भट्टाचार्य बता रहे हैं कि एक शव मिलने की पुष्टि हुई है, जागुआर जहाज है, आपने बताया था। सौरभ, वो तस्वीरें हमने भी देखी और भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे हमने इस बारे में जानकारी ली। दरअसल वो बहुत ही शत विक्षत हो रखा है, तो ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये क्रैश हुआ तो उस दौरान तेज क्रैश होने के साथ साथ जब ये जमीन पे इसका इम्पैक्ट हुआ तो आसपास जो लोग थे उनमें से हो सकता है कि संभवतः ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि इजेक्शन करते हुए किसी ने नहीं देखा। इस समय भारतीय वायुसेना कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को बताया, लेकिन जैगुआर की जो स्क्वाड्रन है बाड़मेर और उत्तरलई और उसके, क्योंकि आसपास के पूरे एरिया में एक भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज हो रही थी, ट्रेनिंग सॉर्टीज की जा रही थी और इसीलिए पूरा एरिया एक्टिव था। अब ऐसे में जैगुआर की क्रैश की खबर आते ही जो इसका जो टेल है वो बरामद किया गया, वो मिल गया है। उसके अलावा जो पूरा जो विंग्स के पास जो मार्किंग थी वो उसकी डिटेल मिल गई है, लेकिन जो अभी तक पायलट के बारे में और साथ में जो इसमें और जो लोग थे उसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। तो इसीलिए कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि इसमें जो पायलट मौजूद थे उनका क्या हुआ है। अभी इसलिए भारतीय वायुसेना के द्वारा औपचारिक इस बात की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि ये जैगुआर है और ये जो ट्रेनिंग सॉर्टी का पार्ट था और जब टेक ऑफ करने के बाद इसमें टेक्निकल स्नैग आया, उसके बाद से लेकर इम्पैक्ट तक की जो तस्वीरें हैं वो चारों तरफ दिखाई दे रही है। जो उसका मलबा है, जो डेब्री है वो गिरी हुई है, उसके अलावा जो
आसपास का पूरा जो एरिया था, क्योंकि ओपन फील्ड एरिया है जहां पर इसकी क्रैश लैंडिंग हुई है, तो इसीलिए कम से कम इसका इम्पैक्ट हो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। जो लोकल हैं और साथ में हमारी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा वहां पे बॉडी रिकवर की गई है। बॉडी का क्योंकि इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, धमाका तेज हुआ, उसके साथ साथ जो आसपास का पूरा एरिया है वहां पर जो बॉडीज रिकवर हुई है, तो ये अभी जांच की जा रही है। लेकिन पायलट्स की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, जिसके लिए हमें टॉप सोर्सेज भारतीय वायुसेना के द्वारा कहा गया है कि थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करने के बाद टॉप ऑफिशियल्स की जो टीम है वो इस जगह पर स्पॉट पर पहुंच रही है और साथ में पुलिस से भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द एरिया को लोकेट करें और सैनिटाइज करते हुए इस एरिया को ब्लॉक करें, क्योंकि जो बाकी डिटेल्स हैं वो खंगाली जा रही है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। उसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, जो इस समय इसकी पूरी जानकारी एयर हेडक्वार्टर को दी गई है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हुआ ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट है, क्रैश है, और इसी वजह से अब इसकी जांच की जा रही है। सौरभ, ये जो एक्सरसाइज आज होनी है उसी का हिस्सा था, ये पता चला है आपको? सौरभ, ये जो एक्सरसाइज हो रही है, दरअसल ये पूरा एरिया इस समय जो भारतीय वायुसेना के जो हमारे सोर्सेस हैं उन्होंने इस बात को बताया है कि जो बीकानेर है उसके आसपास का जो पूरा एरिया था, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, उत्तरलई, ये जो पूरा एरिया है वहां पर एक एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज के तौर पर ये की जा रही थी और पिछले कई दिनों से एक्सरसाइज का पार्ट था। और जब ये ट्रेनिंग सॉर्टी हो रही थी तो उस दौरान भी सिर्फ जैगुआर ही नहीं बल्कि एयरबॉर्न यानी हवा में जो बाकी एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, वो भी उस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे, मैनोवर कर रहे थे, और उस दौरान ये हादसा हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि पायलट की अभी तक कोई सूचना नहीं है, औपचारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं बताई गई है, नहीं दी गई है, तो इसीलिए ये कहना बहुत जल्दबाजी हुआ। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ही एक्सरसाइज और ट्रेनिंग सॉर्टी का पार्ट था और इसीलिए टेक ऑफ करने के बाद इस पूरे एरिया को ये जैसे एरिया डोमिनेंस होता है उस तरीके से किया जा रहा था और उसी दौरान ये एक्सीडेंट हुआ, इसमें एक क्रैश हुआ है। मनीष भट्टाचार्य भी है हमारे साथ राजस्थान से। मनीष, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का वर्जन कुछ सामने आया, क्या देखा उन्होंने वहां पर? देखिए, कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है हमारी, चूंकि उन्होंने वीडियोस भी भेजे। उन्होंने बताया कि एकदम से एक विमान बहुत तेजी से आके गिरा और बहुत तेज ब्लास्ट हुआ। बहुत उस धमाके की आवाज़ से ही लोग, जो ग्रामीण जो गांव में थे, वो वहां पर पहुंचे। थोड़ी देर तो आग के गोले की तरह वहां पर जलता रहा सब कुछ, तो लोग पहुंचे कि आखिरकार क्या है। जब उन्होंने देखा, उन्होंने ये तो कहा कि ये तो कन्फर्म है कि कोई विमान आके गिरा है, लेकिन आवाज़ इतनी तेज़ थी, ब्लास्ट इतनी तेज़ था कि शुरुआत में कोई जाने की वहाँ पर हिमाकत नहीं जुटा पाया। लेकिन बाद में जब गए उसका वीडियो बनाने के लिए लोग, तब आसपास में कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो विक्षिप्त अवस्था में वो पड़े हुए थे, अवशेष थे वो पड़े हुए थे। तब उनको लगा कि इसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई है। इमीडिएटली उन्होंने पुलिस को सूचना दी। ये जिस जगह पर हुआ है सौरभ, उसके आसपास आप देखिए सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन भी है। चूरू से बहुत ज़्यादा सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन की बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। आमतौर पर लोग बताते हैं कि जब कोई भी सैन्य विमान है वो हवा में उड़ते हुए उनको दिखाई देता है, आवाज़ें आती हैं। लेकिन ये अचानक से इस तरीके की घटना है, उसके बाद पुलिस को इन्होंने सूचना दी है, पुलिस भी आ रही है। लेकिन अभी एक की मौत का तो कंफर्मेशन हुआ है, लेकिन ये दो के लिए अभी कोई भी कंफर्म इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि अलग अलग जगह पर जो बॉडी के जो पार्ट्स पड़े हुए हैं उसको पुलिस अब कलेक्ट कर रही है और पूरा जो मलबा है वो खेत में पड़ा हुआ है, उसको लोग देखने के लिए वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और पुलिस जो आईजी हैं बीकानेर रेंज के ओम प्रकाश पासवान, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के बारे में पुष्टि मैं जरूर कर रहा हूँ, लेकिन ये विमान कौन सा है, इसमें पायलट इजेक्ट हुआ है या नहीं है, दोनों क्या डेड बॉडी पायलट की है, इस बात पर अभी पुष्टि इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनकी बात लगातार ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिशियल्स और सैन्य जो अधिकारी हैं उनसे लगातार हो रही है। बहुत दुखद हादसा है ये, और कुछ और जानकारियों का इसमें इंतजार भी है जो कि एयरफोर्स की तरफ से या स्थानीय प्रशासन जो है वो ऑफिशियली जब जारी करेगा तो आपको हम और बताएंगे। फिलहाल मनीष भट्टाचार्य, मनीष प्रसाद, आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये राजस्थान से आप इस क्रैश की खबर देख रहे थे। चूरू जिले के रतनगढ़ में ये जागुआर विमान क्रैश हुआ है। गाँव में हजार जना बटी करे सुधी तो
और कुछ और खबरों का आइए अब उसका जिक्र कर लेते हैं। केरल से एक खबर है जहां पर एक बार फिर भगवे के नाम पर घमासान है। केरल में एसएफआई यानी लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई जो छात्र संघ है एसएफआई, उसके कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के खिलाफ एक जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र केरल यूनिवर्सिटी के भगवाकरण का आरोप लगाते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुए। 2 जुलाई का मामला है। केरल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर मोहनन कुंडुमल ने रजिस्ट्रार केएस अनिल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। रजिस्ट्रार ने एक निजी कार्यक्रम को रद्द करने का नोटिस जारी किया था। इस कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में भगवा ध्वज के लिए भारत माता की तस्वीर लगाई गई थी और अब केरल में इसी का विरोध हो रहा है। भारत माता की तस्वीर के इस्तेमाल पर हंगामा किया जा रहा है और लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो राज्यपाल पर आरोप लगा रही हैं कि वो शिक्षा के केंद्रों का, यूनिवर्सिटीज का भगवाकरण, सैफ्रनाइजेशन कर रहे हैं। भारत माता उसी का प्रतीक है और उसको लेकर जब उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, आप देखिए तो उस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीरें क्या थी। पुलिस को बहुत सारे लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। स्थानीय एमएलए भी बताया गया है कि मौके पर पहुंच गए थे। ऐसे एक पुराना विवाद भी आपको याद होगा, केरल में ही ऐसा विवाद हुआ था कि भारत माता की तस्वीर मंच पर लगी हुई थी तो उस पर स्थानीय जो मंत्री थे उन्होंने उस कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया था। तो ये ऐसा ही मुद्दा अब एक बार फिर केरल में उठता हुआ दिखाई दिया। तो बढ़िए ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए कई बार लगता है कि क्या ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, विचार आपके आयातित हैं, समझ में आता है, लेकिन क्या भारत को, भारत माता का चित्र लगा हुआ है, भारत की बात करना, और मतलब बड़ा अजीब सा ये सवाल है ना कि भारत माता का चित्र लगा था इसलिए वहाँ नहीं जाए या वहाँ हंगामा हो गया या मंत्री ने कहा कि हम कार्यक्रम में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल इस भूमि का जो मूल है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि हम हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता है, हमारा एक भूखंड को लेकर एक संस्कृति, एक संस्कार, एक संस्कृति के साथ जुड़े हुए जो नायक हैं उनकी बात हम करते हैं। इस सब नायकों की एक धर्म में जो प्रतिष्ठा है उसकी बात हम करते हैं, उसको वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। और यहाँ देखिए कई बार आता है तो हर बार ही कहा जाता है कि मुसलमान नहीं मानता है क्योंकि वो उसको किसी को भी माता कह के पूजना और ये, लेकिन यहाँ तो ये मुसलमान नहीं है ना, ये कम्युनिस्ट आइडिया है और यही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसीलिए कई बार जब कैंपस में इस तरह के विवाद होते हैं तब ये सवाल खड़ा होता है कि ये हमारे देश के नौजवान उन बच्चों के मन में क्या डाल रहे हैं, कैंपसेज को भगवाकरण नहीं होना ये कहकर क्या वहां जहर फैला रहे हैं, ये भी सवाल होना चाहिए। अच्छा, वैसे जब इस किस्म के विवाद होते हैं तो आमतौर पर फोकस जो है, क्योंकि भारत माता का अगर मानचित्र लगाया जा रहा है तो सीधे लोग इसको, या कम से कम इन लोगों ने उसको आरएसएस से जोड़ लिया कि भाई आरएसएस भारत माता की पूजा करती है, भारत माता को वंदनीय मानती है और जगह जगह उनके कार्यक्रमों में भारत माता के नाम से हिंदुस्तान के नक्शे को एक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और वहाँ मालाएं वगैरह चढ़ाई जाती हैं, लोग जाते हैं वहाँ सामने जाकर के हाथ भी जोड़ते हैं, तो फोकस चला जाता है आरएसएस पर। हम कह रहे हैं लेफ्ट पर भी कोई बात करें कि लेफ्ट को भारत माता से क्या प्रॉब्लम है? विजय जी, ये मतलब रोजाना इस पर बहुत चर्चा होती है कि भारत माता से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेफ्ट हो कोई किसी को, तो भारत की बात है ना, विचारधारा लेफ्ट की भी यहाँ पर चलती है। लेकिन ये जो मसला यहाँ पर है, जो मुझे, अच्छा आपने बताया कि 2 जुलाई का है, क्योंकि मैं देख रहा था पहले जुड़ा हुआ मैटर है, कुछ रजिस्ट्रार निकाला था, प्रोग्राम होना था, वो कह रहे हैं, जो मुझे जब तक ठीक है क्योंकि उस दिन की भी बात हो रही थी तब, कि भारत माता से परेशानी नहीं है। वैसे आइडियोलॉजी के तौर पर उनको परेशानी है जो चर्चा हो रही है, लेकिन वो जो भारत माता की तस्वीर है जिसमें भारत के चित्र के आगे एक और तस्वीर बनी हुई है, उसको लेकर वो कहते हैं कि ये आरएसएस की भारत माता है। मतलब जो उससे हमें परेशानी है, भारत माता से परेशानी नहीं, ये उन लोगों का तर्क है, लेकिन ये बेवजह का तर्क है भारत माता को लेकर, भारत को लेकर। क्या वो तस्वीर, उस तस्वीर में होता क्या है सर? भारत का नक्शा और बीच में एक देवी की, हाँ, तो वो देवी की तस्वीर से उनको, देवी की छवि से वो उसको आरएसएस के साथ जोड़कर देखते हैं, उससे परेशानी है, भारत के नक्शे से उनको परेशानी नहीं है। लेकिन ये वही हो रहा है कि आजकल इतना हम लोग पुश करते जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ बात चलती जा रही है और इस तरह के विरोध, मतलब मुझे लगता है कि कैंपस में किसी और चीज पर हंगामा हो, काम नहीं हो रहा, कॉलेज नहीं चल रहा, यूनिवर्सिटी का इसको फंड नहीं मिला हो, तो आइडियोलॉजिकल मामला बना दिया, सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। उसकी एक बड़ी वजह गवर्नर साहब भी है वहाँ पर। अच्छा। जो राजेंद्र आर्लेकर साहब हैं, वो जब से पहुंचे हैं तब से वहाँ पर सेफ्रनाइजेशन को लेकर एक बड़ी डिबेट केरला में चल रही है और वो हर दिन किसी न किसी बहाने से चलती रहती है। वो पिछले दिनों गवर्नर, ये जो विधानसभा थी उसमें भी शायद कोई एक विवाद हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, वो भी गवर्नर साहब की प्रेजेंस में ही था और वो भी भारत माता की तस्वीर को लेकर ही वहाँ पर हुआ था। तो
राजेंद्र आर्लेकर साहब को लेकर भी वहाँ पर सेपरेटाइजेशन को लेकर बड़ा विवाद हुआ। वैसे केरल में आपको याद हो कि आरिफ खान साहब थे, बहुत लंबे समय तक वो गवर्नर रहे, तो उनके समय में कम विवाद थे, लेकिन उनको लेकर भी बड़े विवाद वहाँ पर चलते रहते हैं। दूसरा पक्ष ये कहता है जब उनके समय में ज्यादा विवाद थे, इसीलिए नहीं, राजेंद्र मैं दूसरी बात कह रहा हूं। रोज वहाँ आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ वो मोर्चा निकलते थे, झगड़ा ये आरोप लगता है, आरोप आज आरोप लेफ्ट है या दिल्ली में जेएनयू को लेकर भी ऐसा विवाद होता है, तो विपक्ष ये कहता है कि ये बीजेपी आरएसएस वाले जो हैं अब शिक्षा में भी घुस रहे हैं, जगह जगह अपने लोग बैठा दिए हैं, इसी प्रकार की आइडियोलॉजी के वाइस चांसलर। मैं वही बोलने जा रहा था। इनका कहना ये है कि हम तो जो पाप पहले हुआ कि शिक्षा का एक तरीके से उसको कम्युनिस्ट रंग दे दिया गया, लाल रंग दे दिया गया, वामपंथीकरण कर दिया गया, हम उसको हटा रहे हैं। अब ये बात, कई मामले ऐसे आ चुके हैं, वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। दिल्ली में जेएनयू के वीडियो मुझे याद है, एक महिला प्रोफेसर जो है वो क्लास में बताती हैं कि हिंदू धर्म क्यों खराब है, या कैसी कैसी जुर्म जो है वो इस धर्म की वजह से हुए हैं, और घोषित तौर पर आप कम्युनिस्ट पार्टी के कार्डधारी बिल्कुल शिक्षक होते हैं यूनिवर्सिटी में। देखिए सौरभ, वो गलत नहीं कहा गया कभी। सौरभ, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उतनी ही रैडिकल है जितनी कि कोई और रैडिकल थॉट, वो आप, अब मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ, बट कोई भी रैडिकल आइडियोलॉजी दुनिया में अगर है, उनका और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट जहाँ पे भी सत्ता हासिल करते हैं वहाँ अपनी डोमिनेंस और किसी और को कोई जगह नहीं देते। इनफैक्ट अगर लेनिन और मार्क्स के आप पोस्टर लगा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और उनको आप अपने पिता के समान और दादा के समान या कोई भी पदवी देंगे, तो भारत माता वो भगवा रंग की हो, लाल रंग की हो, किसी रंग की हो, उससे आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, वो सारे पक्षों का है, सारे स्टूडेंट्स का है। तो ये जो चल रहा है केरला में, तो वामपंथियों का जो गुंडा राज चल रहा है वो लंबे समय से चल रहा है, और आरएसएस के कार्यकर्ता कितने मारे गए हैं सबको मालूम है। और ये जो वेपनाइजेशन स्टूडेंट्स का हो रहा है, ये सिर्फ केरला तक सीमित नहीं है, जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और इतना इंटॉलरेंट और इलिबरल बनाया जा रहा है कि वो और कोई विचारधारा को जीने देना ही नहीं चाहते। तो मुझे लगता है इसमें तो कहीं ना कहीं गवर्नर 11 साल मोदी रूल के बाद भी लेफ्ट में इतनी जान बची है। बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय तक आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं केरल में है, और वो वहां पे बहुत लगातार फाइट करते रहे। केरल में लेकिन 10 साल से सरकार में है, सरकार में 2 टर्म मिले लेफ्ट को। हाँ, लेकिन लेफ्ट का जो डोमिनेंस एकेडेमिया पे है वो 70 साल से ज्यादा है। उसकी बात करिए। एकेडेमिया जो है वो लेफ्ट के कंट्रोल में ही है। आप बेशक पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार रही केंद्र में, लेकिन अगर आप करिकुलम देखें, अगर आप सिलेबस देखें, तो वो सारा लेफ्टिस्ट एकेडेमिया ही कंट्रोल करता है। आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां बिल्कुल उल्टी विपरीत दिशा की पॉलिटिक्स चल रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पार्टी के विधायक हैं संजय गायकवाड़। इनकी गुंडागर्दी की तस्वीर अब सामने आ गई है। संजय गायकवाड़ ने एमएलए कैंटीन में खराब खाने से का बहाना करके या उसकी वजह बता करके नाराज होकर के कैंटीन के संचालक पर मुक्कों की बरसात कर दी। तस्वीरें देखिए, ये एमएलए हैं, वीडियो बन रहा है, पीट रहे हैं। खाना खराब मिल गया होगा, खाने की क्वालिटी ठीक नहीं होगी, जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालना, मुक्कों से मारना। ये विधायक जी इतने नाराज हो गए, हाथ में इन्होंने दाल ली और आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल की कैंटीन पहुंचे और कैंटीन का जो मैनेजर था उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। अब विधायक के इस बर्ताव का ये वीडियो वायरल हो गया है, और विधायक ने दरअसल खाना ऑर्डर किया था, लेकिन जब खाना पहुंचा उनका कहना है कि दाल से बदबू आ रही थी, और इस पर ये विधायक को गुस्सा आ गया। और इनके बारे में बता दें, ये संजय गायकवाड़ बुल्ढाना से विधायक है। मैं किसकी परवाह नहीं करता, मैं हाथ जोड़ के समझाने के बाद में सारी भाषा समझने का कोई मानता नहीं है, तो शिवसेना स्टाइल हमारी यही है। विधायक आप हैं, आप सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि संजय गायकवाड़ जो है उन्होंने अच्छा नहीं किया, कानून हाथ में ले। विरोधी पक्ष के लोगों से मुझे कुछ लेन देन नहीं है, मुझे महाराष्ट्र के लोगों की जान की फिक्र है, हमारी जान की फिक्र है। अगली अगर वापस खाना इस तरह से वापस मिला तो फिर यही विषय दोहराया जाएगा, फिर यही हाल हो जाएगी।
अगर खाना खराब है तो उसके ऊपर एक्शन लेने का अधिकार है, आमदारों को भी है, सामान्य आदमी को भी है, क्योंकि हमने कानून बना के रखे हैं। पर जिस तरह से कानून हाथ लेकर एक गरीब आदमी को मारने का पाप इन लोगों ने किया है, तो सरकार की मस्ती जो है वो समझ में आती है। इनको जनता से लेना देना नहीं है, इनको जो बहुमत मिला है वो बेईमानी से मिला है और इनको अब जनता का कोई लेना देना नहीं। इस तरह का व्यवहार इन लोग कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता ये महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को क्या हो गया है। इनका व्यवहार सुनिए, जो इन्होंने मारपीट करने वाला विधायक था क्या कह रहा है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। हमारे रिपोर्टर ने पूछा कभी दोबारा ऐसा फिर हो गया तो क्या करेंगे, बोले फिर यही व्यवहार होगा। किस बात की हेकड़ी दिखा रही हो भाई, कौन हो तुम, हो क्या? किसी को भी उठाओगे मारोगे और उसके बाद बेशर्मी इतनी कि कह रहे हैं कि हम दोबारा करेंगे। इस आदमी के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, उनकी पार्टी का विधायक ही कह रहा है एकनाथ शिंदे को इस पर एक्शन लेना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ये खुलेआम ऐसे गुंडागर्दी करके उसके ऊपर हेकड़ी दिखा रहा है, दादागिरी कर रहा है। ऐसे आदमी को तो नेता कहना ही पाप है, ये नेता कहलाना ही नहीं चाहिए। ये आदमी जो एक खराब खाना मिल गया तो वो मारपीट पर उतारू हो गया, कल को कोई बड़ी चीज हो जाएगी तो क्या पिस्तौल लेके निकल जाएगा, गोलियां चला देगा ये आदमी। बदतमीजी की इंतहा है। और कभी कोई दूसरी पार्टी का आदमी वो मराठी नहीं बोली तो उस पर थप्पड़ मार रहा है, और उस पार्टी का मुखिया कह रहा है कि मारो जरूर लेकिन वीडियो मत बनाओ। दोनों अलग अलग कैंप के हैं। और मैं कोई पैरेलल मैं कोई बैलेंस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसमें तो ये इस आदमी को देख करके बहुत गुस्सा आ रहा है। और आपने व्यवहार सुन लिया इसका। मुझे तो थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, क्योंकि हमारे ही दोस्त हैं वहाँ पर रिपोर्टर, क्योंकि जिस गुस्से में थे और जिस ताकत के साथ हमारे रिपोर्टर ने, आपके रिपोर्टर ने सवाल पूछा था, गुंडे की तरह उसके साथ भी बदतमीजी कर सकते थे। लेकिन फिर वही मसला आता ना सौरभ जी, कि रूल ऑफ लॉ की बात है। फिर आप कहेंगे कि मैं सब चीज़ों को बैलेंस करता हूँ, जोड़ता हूँ। मुजफ्फरनगर हो, महाराष्ट्र हो, रूल ऑफ लॉ पर बात होती है ना। असली बात तो रूल ऑफ लॉ की है ना भाई। वो एमएलए भी क्यों पिटाई कर रहा है उसकी, क्योंकि ये गुंडागर्दी। और जो कल हम महाराष्ट्र में देख रहे थे, वो राजन विचारक के घर पर सामने वो पिटाई कर रहा है। दूसरा वो राज ठाकरे साहब कह रहे हैं कि वीडियो मत बनाना, पिटाई जरूर करना, गुंडागर्दी करना। तो वो सारी मसला यही है कि रूल ऑफ लॉ को, और रूल ऑफ लॉ को जब तक आप नहीं मानेंगे, वो सबके लिए उसी ताकत के साथ मानना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। क्या कहना है इस आदमी पर आपको? नहीं, कहना कुछ नहीं है। पुलिस को टांग के ले जाना चाहिए सही मायने में तो, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये तो नीति नियंता है। और पता नहीं किस विचित्र अवस्था में ये थे अपने कक्ष में कि उसी अवस्था में गमछा लपेटे बनियान पहने चले आए। शायद उस वक्त का कुछ गुस्सा रहा होगा, गलत समय पर गलत भोजन इनको पहुंच गया, क्या ऐसा इनके दिमाग में फितूर चढ़ गया था। और फिर वही सवाल उठता है, कैंटीन में अगर खराब है, अगर एमएलए कैंटीन थी, मतलब वहाँ जहाँ रुके थे वहाँ का था, तो ये एक मसला है। तो ये तो सीधे सीधे आप अपने विधानसभा अध्यक्ष को कहिए, राज्य संपत्ति विभाग को कहिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। आपके तो हाथ में ये सब, आप तो विधानसभा में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। लेकिन जिस तरह की मुक्केबाजी ये साहब कर रहे थे, उसमें तो ये लगता है कि यही काम करते हैं। राजनीति इनका दूसरा एक, जिसको कहें कि साइड का काम है, असली काम इनका मुक्केबाजी है। और शर्म भी नहीं आती है। वो व्यक्ति जो भी है, जो बहुत ही मतलब जिसको कहें कि कुछ बहुत सामान्य से पैसे पर वहां काम कर रहा होगा, जरा सा भी थोड़ी सी भी नैतिकता शर्म बची हो तो एकनाथ शिंदे को अपने इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जरा सी, क्योंकि मुझे उम्मीद बड़ी कम है। और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री होने के नाते, इन साहब को जिनको किसी की परवाह नहीं, अरे भैया तुम कोई अपना साम्राज्य थोड़ी नहीं चला रहे हो, लोकतंत्र है, यहां परवाह करनी पड़ती है लोकतंत्र की, संविधान की, कानून की। कुछ तो समझ में आए, माफी मांगे, चिट्ठी लिखे, नोटिस जाए, कुछ तो इनमें शर्म होती तो ये काम कर रहे होते। सौरभ जी, मैं एक दो प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पॉलिटिशियन अबव द लॉ है? सबसे मेरा पहला ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि क्या कोर्ट्स, मैं मानता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो अपने पार्टी के या अपोजिशन के, वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, चाहे वो एमएनएस के अगेंस्ट हो या एकनाथ शिंदे की पार्टी के अगेंस्ट हो, पर क्या कोर्ट्स सुओ मोटो नोटिस लेके इनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती? उनको पता है कोर्ट्स को कि पॉलिटिशियन, कभी भी एक पॉलिटिशियन के ऊपर एक्शन लेने से बहुत बार सोचेगा। अब सुओ मोटो तो सर कोर्ट्स बहुत से मामले लेती हैं, ये किसी को छोटा मामला लगे लेकिन लेने को कोई अदालत ले सकती है इसका संज्ञान। और हाँ, नेता हमारे देश में ज़्यादातर मामलों में अबव द लॉ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हैं अबव द लॉ। कितने नेताओं को कितने मामलों में जेल होती है, इस आदमी के ऊपर एफआईआर कब होगी नहीं कहा जा सकता। और मैं इनसे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, गरीब आदमी बहुत सह लेता है, ये बेचारा मैनेजर सह गया,
इसकी भी बुद्धि थोड़ी अगर होती ना खराब, हाँ, तो फिर वो इसने पलट के एक अगर लगा दिया होता है मेरे साहब को, सारी नेतागिरी शर्म के साथ पानी में निकल जाती। फिर उनका निकलना मुश्किल हो फिर आप जाता है। दिखाते रहिएगा कितनी मछलियां हैं आपके हाथ पर।